नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन इकोनॉमी सीरीज़। जैसे आप जानते हैं, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के नोट्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। 17 क्लासेस हम ऑलरेडी इस सीरीज़ के अंदर कवर कर चुके हैं। इसके अंदर हमने कई सारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स की वीडियोस को कवर किया है, जिसमें हमने अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, उनके प्रकार के बारे में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में पूरे डिटेल में हमने जाना। राष्ट्रीय आय के बारे में, मानव विकास सूचकांक के बारे में, इसके अलावा ब्रिटिश काल में जो भू राजस्व व्यवस्थाएं थी उस समय की, हमने उनको देखा। भारत में गरीबी के प्रकार, बेरोजगारी के जो अलग अलग प्रकार हैं, और रोजगार से संबंधित जो जो कार्यक्रम अभी तक भारत में चले हैं, हमने उन सबको टॉपिक वाइज और बिल्कुल टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स के माध्यम से देखा। लेटेस्ट हमारा मुद्रास्फीति वाला चैप्टर चल रहा था। मुद्रास्फीति को भी हम ऑलमोस्ट पूरा कवर कर चुके हैं। मुद्रास्फीति क्या होती है, क्या क्या इसकी अवधारणाएं हैं, कैसे इसको मापा जाता है, WPI, CPI के बारे में, इसके सूचकों के बारे में हमने डिटेल से जाना। आज हमारी ये मुद्रास्फीति की लास्ट वीडियो होगी। मुद्रास्फीति का अलग अलग वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम कवर करेंगे। मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण क्या हैं उनको देखेंगे। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा व्यापार चक्र के रिलेटेड कुछ सवाल उनको भी देखेंगे, नोट्स उनको कवर करेंगे, और इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, अर्थव्यवस्था के व्यापार से, मुद्रास्फीति से रिलेटेड, बाजार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं उनको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने हमारी इंडियन इकोनॉमी सीरीज की इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अलग अलग वर्गों पर, अलग अलग क्षेत्र में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन यानी महंगाई का क्या असर होता है, देखिए। सबसे पहला है स्थिर आय वर्ग। ऐसे लोग, ऐसे वर्ग जिनकी इनकम फिक्स है, हर महीने इनकम जिसकी फिक्स है, उसको महंगाई का या मुद्रास्फीति अगर तेजी से बढ़ेगी तो उसको क्या होगा, उसको हानि होती है। इसको सीधा सीधा याद करना है, ठीक है। सीधा सवाल आता है कि मुद्रास्फीति का स्थिर आय वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप कहेंगे उनको नुकसान होता है। नुकसान कैसा होता है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, तभी आपको याद होगा। अगर आप रटने जाएंगे कि इसको फायदा होता है, इसको नुकसान होता है, तो आप ज्यादा समय तक उसको याद नहीं रख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हानि कैसे होती है। मुद्रास्फीति के कारण स्थिर आय वालों की वास्तविक क्रय शक्ति घट जाती है, जिससे उनका जीवन स्तर निम्न हो जाता है। यानी आपकी इनकम मान लीजिए 100 रुपए है, 100 रुपए में आप पूरे 100 रुपए का सामान अभी खरीद लेते हैं, या मान लीजिए आप 100 किलो चीनी खरीद लेते हैं अभी के हिसाब से, और अगले महीने क्या हुआ, रेट बढ़ गए चीनी के, इनकम आपकी अभी भी 100 है, लेकिन अब आप कितना खरीद पा रहे हैं, 80 केजी, कोई भी वस्तु आप मान सकते हैं। तो आपकी खरीदने की क्षमता कम हो गई है, क्योंकि आपकी इनकम फिक्स है। महंगाई जैसे बढ़ रही है, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, तो फिक्स इनकम वालों को नुकसान होता है। अब फिक्स इनकम में कौन कौन आते हैं, वेतन भोगी आते हैं जिनकी सैलरीज है, पेंशन भोगी आते हैं, मजदूर आते हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आते हैं। इनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है हाई इन्फ्लेशन का। मुद्रास्फीति का प्रभाव हम पढ़ रहे हैं। मुद्रास्फीति का प्रभाव आप इसको बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे अगर मुद्रास्फीति यानी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी। आगे हम ये भी बात करेंगे कि सरकार के द्वारा क्या लिमिट है कि इतनी कम से कम मुद्रास्फीति होनी चाहिए, जिसे स्वस्थ मुद्रास्फीति माना जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि स्थिर आय वाले लोगों पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब इसी का दूसरा रूप है परिवर्तनशील आय वर्ग और व्यापारी वर्ग। यानी ऐसे लोग जिनकी इनकम फिक्स नहीं है, उनको इसका लाभ होता है। अगर इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ेगा तो उनको इसका लाभ होगा। कैसे? उत्पादों की कीमतें बढ़ने से लाभ का मार्जिन उनका बढ़ने लगता है, इससे उनको लाभ होता है। यानी अगर कोई व्यापारी है या जिनकी आय फिक्स नहीं है तो उनकी आय मार्केट के अनुसार घटती बढ़ती रहेगी। मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और वो व्यापारी भी हैं, तो उनकी इनकम
इनकम बढ़ती जाएगी। तो परिवर्तनशील आय वालों को, क्योंकि उनकी आय मार्केट के अकॉर्डिंग बढ़ती है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग उनकी आय बढ़ेगी। ठीक है, तो परिवर्तनशील आय वालों को और व्यापारी वर्ग को, दोनों को याद करना, इनको फायदा होता है। ठीक है, तीसरा और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, ऋणदाता और ऋणी। मुद्रास्फीति में जो ऋणी होता है यानी उधार लेने वाला, इसको लाभ होता है, और जो ऋणदाता होता है यानी उधार देने वाला, इसको नुकसान होता है। कैसे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो ऋण लेने वाला है, उधार लेने वाला है, मुद्रा के मूल्य में गिरावट के कारण भविष्य में कम क्रय शक्ति वाली राशि उसे चुकानी पड़ती है, और ऋणदाता जो होता है, वापस मिलने वाले मूलधन और ब्याज की वास्तविक क्रय शक्ति घट जाती है। यानी मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपए उधार दिए 2010 में। ठीक है, 2010 में उस 100 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो अब इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई काफी तेजी से बढ़ गई। अब वो व्यक्ति मुझे 2026 में वो 100 रुपए वापस देता है और ब्याज के साथ देता है। मान लीजिए उसने 100, 150 या 200 रुपए दे दिए। अब ये 200 रुपए की वैल्यू उस समय के 100 रुपए की वैल्यू से काफी ज्यादा कम है। तो हुआ क्या, यहां पे उस समय के 100 रुपए में जिसमें उसने कई सारा सामान खरीदा होगा, उसको तो लाभ हो गया लोन लेने वाले को, लेकिन जिसने लोन दिया था उसको नुकसान हो गया, क्योंकि जब उसे पैसा मिला उसकी वैल्यू ऑलरेडी घट चुकी है। ठीक है, कीमत इसकी भले ही 200 है, लेकिन एक्चुअल कीमत इसकी आज के 50 रुपए या 20 रुपए 30 रुपए के बराबर है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, तो वैल्यू कम हो जाती है, क्रय शक्ति कम होती है, जैसे हमने पहले वाले पॉइंट में समझा था। तो अब आपको याद रहेगा कि मुद्रास्फीति के दौरान लोन लेने वाले को फायदा होता है, क्योंकि उस समय उस पैसे की वैल्यू जब आपने लोन दिया काफी ज्यादा थी, और लोन देने वाले को नुकसान होता है, क्योंकि जब वो पैसा वापस आएगा अब उसकी वो वैल्यू नहीं है जो उस समय थी। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ये बहुत बार आता है, ऋणी और ऋणदाता का। ठीक है, अगला, क्या प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का? इनकम इनइक्वलिटी बढ़ती है। मुद्रास्फीति आय तथा संपत्ति में वितरण में असमानता को बढ़ावा देती है, या उसको बढ़ा देती है। जो इनकम इनइक्वलिटी होती है वो बढ़ जाती है हाई मुद्रास्फीति के कारण, क्योंकि जो गरीब आदमी है उनकी इनकम तो फिक्स है, वो तो कोई बिजनेस नहीं करते, लेकिन जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं या बड़े व्यापारी वर्ग हैं, उनकी इनकम तो बढ़ती रहती है, और जो गरीब आदमी है वो अपने खर्चे कम करता रहता है, जिससे वो बचत भी कम कर पाता है, उसकी इनकम भी ज्यादा नहीं है, उसका जीवन स्तर भी लो हो गया। दूसरी तरफ अमीर आदमी अमीर होता जाता है, तो इससे असमानता बढ़ती है। पूंजीपतियों के मुनाफे बढ़ते हैं, जबकि श्रमिकों की क्रय शक्ति घटती है, और अमीर गरीब के बीच विषमता बढ़ती जाती है। ठीक है, अगला, विदेशी व्यापार एवं भुगतान शेष पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है विदेशी व्यापार पर? यह भी बहुत बार आता है कि निर्यात पर क्या असर होता है और आयात पे क्या असर होता है। एक लाइन में अगर इसको हम समझें तो मुद्रास्फीति के कारण आयात की तुलना में निर्यात महंगे हो जाते हैं, यानी निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है, हानि वहां पर होती है, और आयात करना आसान हो जाता है। अब अगर आप आयात ज्यादा करोगे, बाहर से चीजें ज्यादा मंगवाओगे, यानी आपका अपना सामान जो है वो देश में ही रह जाएगा। इसको समझते हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के कारण आयात की तुलना में निर्यात महंगे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए भारत एक शर्ट बनाता है, शर्ट की कीमत 100 रुपए है, और विदेशों में भी एक शर्ट बन रही है जिसकी कीमत 120 रुपए है। अब महंगाई भारत में काफी तेजी से बढ़ी, उतनी तेजी से विश्व में नहीं बढ़ी। भारत की शर्ट की कीमत 150 रुपए हो गई, विश्व वाली जो बिक रही है दुनिया में वो मान लीजिए 120 से 130 हो गई। तो अब ज्यादातर भारत की शर्ट को कौन लेगा फिर? ऐसे में ज्यादातर जो विदेशी शर्ट है, देश में भी उसी की डिमांड बढ़ेगी, विदेशों में हमारी जो महंगी शर्ट है वो जानी बंद हो जाएगी। तो निर्यात महंगा हो जाएगा, आयात जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि अब इसकी डिमांड ज्यादा है, क्योंकि ये सस्ती पड़ रही है। तो आयात आसानी से होने लगेगा, आयात बढ़ने लगेगा, क्योंकि हमारी खुद की चीजें महंगी हैं, और निर्यात जो है वो महंगा होगा, क्योंकि हमारी चीजें वैसे ही महंगी हैं, विदेशी मार्केट में उनको खरीदार नहीं मिलेंगे। ठीक है, विदेशी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं, इससे आयात बढ़ता है, वही जो मैंने आपको समझाया। परिणामतः व्यापार शेष और भुगतान शेष जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो प्रतिकूल हो जाता है, और घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास हो जाता है।
यानी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि आपने 100 रुपए का सामान बाहर भेजा और इसके बदले में 100 रुपए का सामान आपने अपने देश में बाहर से मंगवा लिया। यह है परफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। भारत आमतौर पे अगर 100 रुपए का सामान बाहर भेजता है तो 120 या 130 रुपए का सामान वापस मंगवाता है, यानी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो नेगेटिव में चलता है। हम ज्यादा मंगवाते हैं, कम बाहर भेजते हैं। लेकिन मुद्रास्फीति के कारण क्या होगा, आयात ज्यादा बढ़ जाएगा, ये 150 160 तक जाएगा और निर्यात और कम हो जाएगा, जिस वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो और ज्यादा बिगड़ेगा। दूसरी चीज, हमको विदेशी वस्तु खरीदने के लिए अब हमारी ज्यादा करेंसी वहां पर देनी पड़ेगी ताकि हमको डॉलर्स या विदेशी मुद्रा मिल सके। तो इससे विदेशी मुद्रा की डिमांड बढ़ेगी, हमारी मुद्रा की वैल्यू और कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये होता है मुद्रास्फीति का असर। क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होता जाएगा और हमारी मूल्य की वैल्यू कम होगी। ठीक है, परियोजनाओं की लागत में वृद्धि। मुद्रास्फीति के कारण अगर सरकार कोई योजनाएं चला रही है, कोई प्रोजेक्ट बनवा रही है, तो उसकी लागत में बढ़ोतरी होगी। कीमतों में वृद्धि यानी मुद्रास्फीति के कारण परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है। फलस्वरूप प्रत्येक परियोजना पर होने वाला वास्तविक खर्च पूर्व निर्धारित खर्च की तुलना में ज्यादा हो जाता है। जैसे कोई सड़क बननी थी, डिसाइड हुआ कि यह सड़क 20 करोड़ रुपए में बनेगी और डिसाइड हुआ था 2010 में। सड़क बनने में समय लगा, सड़क बनी 2015 में, खर्चा हो गया 40 करोड़। तो अब यह क्या हुआ है, मुद्रास्फीति के कारण जो लागत लगनी थी वहां पर वो बढ़ गई। अब क्या होगा, सरकार वो पैसा फिर जनता से ही वसूल करेगी, सरकार को फिर टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो मुद्रास्फीति के कारण लागत में वृद्धि होती है। ठीक है, बचत और निवेश में कमी। मुद्रास्फीति के कारण लोगों की वास्तविक आय में कमी हो जाती है। फलस्वरूप उपभोग को पूरा करने के बाद आय का बहुत कम भाग निवेश के लिए बचा रहता है। जैसे किसी व्यक्ति की इनकम है मान लीजिए 50,000 रुपए, लेकिन अब इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ गया कि देखने में तो उसकी इनकम 50,000 है, जो अच्छा अमाउंट है, लेकिन 50,000 में अब उतना सामान नहीं मिल रहा जितना 10 साल पहले मिलता था। तो वास्तविक रूप से उसकी जो इनकम है वो कम हो चुकी है। ठीक है, अमाउंट भले ही 50,000 है। तो अब वो क्या करेगा, सामान सारा खरीदने के बाद, सारा जो जरूरी खर्च है वो करने के बाद उसके पास बहुत कम पैसा बचता है, तो वो निवेश के लिए भी कम ही इन्वेस्ट करेगा, यानी निवेश के लिए उसके पास पैसा बहुत कम बचेगा। मुद्रा के मूल्य में तेजी से गिरावट भावी बचत को हतोत्साहित करता है, यानी हमारी वैल्यू, मुद्रा की वैल्यू जितनी तेजी से गिरेगी, हमारी जो बचत है वो भी उतनी ही ज्यादा कम होती जाएगी। ठीक है, इस प्रकार बचत और निवेश में कमी होती है। तो मुद्रास्फीति का बचत और निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर। तो जैसे मैंने कहा कि उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है और क्रय शक्ति में कमी हो जाती है। तो अगर कोई प्रोडक्ट अगर मैं बना रहा हूं, मान लीजिए मैं कोई बिस्किट का पैकेट बना रहा हूं, वो बिस्कुट का पैकेट पहले मैं 5 रुपए में बना रहा था, अब वो बनाने में 6 रुपए लग रहे हैं, तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई, कीमत बढ़ गई, महंगा हो गया मुद्रास्फीति के कारण। अब प्राइस बढ़ गया, लेकिन अब जिसने खरीदना है उसके पास पैसा कम है, तो अब क्या होगा, जो मांग है वो कम होती जाएगी। मांग कम होगी तो सामान नहीं बिकेगा, सामान नहीं बिकेगा तो जो आर्थिक समृद्धि होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, अर्थव्यवस्था चलती है, वो चलना रुक जाएगी। सरकार को पैसा कम मिलेगा क्योंकि व्यापार ही नहीं हो रहा, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, और जो पैसा है चीजें काफी महंगी हैं। तो इन्फ्लेशन के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुक जाता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा, कॉन्सेप्ट के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने इनको समझने का भी प्रयास किया। अब एक क्विक रिवाइज करते हैं, मुद्रास्फीति का प्रभाव किस पर कैसा होता है। सबसे पहले उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर है, जो उपभोग करेगा, उसको हानि होती है क्योंकि उसकी इनकम तो फिक्स है, उसको चीजें लानी है, चीजें बनानी नहीं है। जो उत्पादक है उसको लाभ होगा। मैं पहले 6 रुपए में या 5 रुपए में बिस्कुट का पैकेट बना रहा था, अब उसकी कीमत बढ़ गई, भले ही कम बिकेगा लेकिन जितना भी बिकेगा, क्योंकि जरूरत की चीजें हैं, लोग तो खरीदेंगे, खाने पीने की कोई भी चीज है जरूरत की अगर है तो लोग तो खरीदेंगे उसको। तो मोटा मोटा उत्पादक को लाभ होता है। ठीक है, वो हानि में नहीं जाता। तो उपभोक्ता को हानि है, उप उत्पादक को लाभ है। ऋणदाता उसको हानि होती है, लोन देने वाले को नुकसान होता है, लोन लेने वाले को लाभ होता है। ठीक है, आयात में क्या होता है, आयात में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति के कारण जो इंपोर्ट है वो बढ़ जाता है और निर्यात में कमी होती है। ये मैंने आपको समझाया ऊपर, हम एक क्विक रिवाइज इनको कर रहे हैं। तो इंपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट घट जाता है। क्यों होता है, कैसे होता है, हमने समझा।
सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, यानी जो परियोजना लागत वाला मैंने आपको बताया था, सरकार को अब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा तो उसमें वृद्धि हो गई। सार्वजनिक बचत में कमी हो गई क्योंकि वैल्यू कम हो गई है करेंसी की। परिवर्तनशील आय वर्ग जो होता है उसको फायदा होता है, जो स्थिर आय समूह होता है उसको हानि होती है, व्यापारी वर्ग को लाभ होता है और पेंशन भोगी को हानि होती है। तो ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट थे मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के, यानी महंगाई के अलग अलग वर्गों पे। हमने पूरा डिटेल में भी समझा, एग्जाम्पल के माध्यम से, और एक क्विक रिवाइज भी किया। अब इसके ऊपर मैंने कुछ एमसीक्यू यहां पर लिए हैं, इनको देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, मुद्रास्फीति की स्थिति में ऋणदाता और ऋणी पर क्रमशः क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति की स्थिति में ऋणी और ऋणदाता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस दौरान ऋणदाता को हानि होती है और ऋणी को लाभ होता है। लोन देने वाले को नुकसान होगा, लोन लेने वाले को फायदा। ठीक है, ऑप्शन बी। मुद्रास्फीति का विभिन्न आर्थिक समूहों पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर अलग अलग वर्गों का दिया है कि उनको हानि होती है, लाभ होती है। स्थिर आय वर्ग जैसे पेंशन भोगी, वेतन भोगी, उनको हानि होती है, बिल्कुल सही है। परिवर्तन आयशील आय वर्ग को लाभ होता है, सही है। उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, सही है। उपभोक्ता को लाभ नहीं होता, उपभोक्ता को नुकसान होता है। ठीक है। घरेलू अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति होने पर विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विदेशी व्यापार पर, ट्रेड पर और बैलेंस ऑफ पेमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह है, निर्यात महंगे हो जाएंगे, विदेशी वस्तुएं सस्ती होंगी जिस वजह से आयात बढ़ जाएगा और हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, व्यापार शेष, वो प्रतिकूल हो जाएगा, ना कि अनुकूल। तो यहां पर बी वाला आपका सही है। मुद्रास्फीति के प्रभाव से संबंधित प्रमुख आर्थिक चरों का सही मिलान करें। सार्वजनिक व्यय में क्या होता है? तो मुद्रास्फीति के कारण पब्लिक एक्सपेंडिचर वृद्धि होती है, यानी परियोजना लागत बढ़ जाती है। सार्वजनिक बचत कैसी होती है? कम हो जाती है। आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है, अमीर गरीब की खाई और चौड़ी हो जाती है। और समग्र मांग जो होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है, वो कम हो जाती है। समग्र मांग कम हो गई तो डिमांड कम हो गई, सप्लाई है वहां से लेकिन उसके रेट हाई हैं, वैल्यू है नहीं, पैसा है नहीं, समग्र मांग कम हो गई जिस वजह से क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। यह होता है क्रय शक्ति के घटने से, क्योंकि अब हमारी खरीदने की शक्ति या खरीदने की क्षमता कम है पहले से। ठीक है, तो यह था मुद्रास्फीति और उसका विभिन्न वर्गों पर प्रभाव, जिसको हमने कोशिश करी डिटेल से पढ़ने का। ठीक है, यहां पर सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है ऑप्शन ए। चारों के चारों सही सुमेलित यहां पर दिए हुए थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत में मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण। आपके पास सवाल कैसे आते हैं यहां से, उसको भी हम कवर करेंगे। एक मोटा आइडिया मैं यहां पर आपको दे देता हूं। सवाल बन जाते हैं कि इस वजह से अगर मुद्रास्फीति होगी, कोई भी कारण दे देगा तो वह किस प्रकार की मुद्रास्फीति होगी? मांग प्रेरित होगी, पूर्ति आधारित होगी या लागत आधारित होगा? तो उसका कारण इस तरीके से पूछा जाता है। तो अब हम इसको यहां पे कवर करेंगे। तो भारत में मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण, मुद्रास्फीति के मुख्य 3 कारक यहां पर होते हैं इंपॉर्टेंट। पहला होता है मांग प्रेरित कारक, यानी मांग की वजह से मुद्रास्फीति होती है। दूसरा पूर्ति आधारित, यानी सप्लाई की वजह से। और तीसरा लागत यानी कॉस्ट के आधार पे मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, 3 कारण है इंपॉर्टेंट। अब चलिए इन तीनों के बारे में जानते हैं। पहला है मांग प्रेरित कारक। सबसे पहली मांग प्रेरित कारक के अंतर्गत आता है जनसंख्या वृद्धि। मांग प्रेरित कारक के अंदर ऐसे कारक आते हैं जिसकी वजह से मार्केट में किसी भी चीज की या चीजों की मांग बढ़ जाती है, और जब मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? चीजों के दाम बढ़ने लगेंगे। मुद्रास्फीति होती क्या है? जब चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो मांग प्रेरित कारक में वो कारण आएंगे जिसकी वजह से मांग डेवलप हो रही है मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहला जो मांग बढ़ाता है वो है जनसंख्या बढ़ना। जनसंख्या में हर साल तेजी से वृद्धि हो रही है, जिस वजह से भोजन और अन्य पदार्थों की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। लगातार बढ़ती जनसंख्या वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर का मुख्य कारण है। यानी जिस हिसाब से हमारी चीजों का उत्पादन बढ़ रहा है उस हिसाब से जनसंख्या नहीं बढ़ रही, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस था वो लगातार बिगड़ रहा है। डिमांड ज्यादा होती जा रही है, सप्लाई कम हो रही है, जिस वजह से, क्योंकि अब खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं तो चीजों के दाम बढ़ने लगेंगे। ठीक है, दूसरा है आय और रोजगार स्तर में वृद्धि।
लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने से भी मांग बढ़ती है मार्केट में। जैसे हम पढ़ते भी हैं कि अगर आरबीआई बैंक रेट, रेपो रेट, इनके रेट को कम कर देगा तो मार्केट में लोग ज्यादा पैसा लेने लगेंगे, ब्याज पे उधार लेने लगेंगे, लोगों के हाथ में पैसा आएगा। और जब पैसा आएगा तो लोग सारी चीजों को खरीदने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा, पैसे की मात्रा तो बढ़ जाएगी लेकिन उस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी और चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। तो आय और रोजगार स्तर में वृद्धि के कारण, यानी लोगों के हाथ में पैसा आएगा, उनको अच्छी नौकरियां मिल रही हैं, जिस वजह से इन्फ्लेशन कई बार कंट्रोल से बाहर चला जाता है। ठीक है, रोजगार में तेजी से वृद्धि होने के कारण लोगों की आय में वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप वस्तुओं की मांग बढ़ गई। इस कारण कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है और इस इन्फ्लेशन को मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये वाली स्फीति जो है ये अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो। हमने जब जो मुद्रा स्फीति के अलग अलग प्रकारों को देखा था, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, सबको कवर किया था, उसमें हमने देखा था कौन कैसी होती हैं। तो ये वाली तो अच्छी वाली इन्फ्लेशन हो गई, लेकिन एक लिमिट तक। अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो फिर ये भी हानिकारक होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, तो इसको भी मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। अगला, शहरीकरण का बढ़ता स्तर। लोग अब ग्रामीण से शहरी इलाकों में ज्यादा आ रहे हैं। शहरीकरण का स्तर बढ़ रहा है, जिससे प्रवासी जनसंख्या में शहरी क्षेत्रों की दिखावी प्रवृत्ति के कारण महंगी वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। गांव में लोगों को उतना शौक नहीं था उतनी चीजें खरीदने का, या अलग अलग नई इन्वेंशन जो चीजें आई हैं उनको खरीदने का, लेकिन अब जब शहर में आए हैं हर किसी के पास गाड़ी है, तो किसी को अगर गाड़ी की आवश्यकता भी नहीं है उसको भी चाहिए, क्योंकि दिखाना है मेरे पास गाड़ी है। इस वजह से फिर मांग बढ़ रही है दिखावे के चक्कर में या शहरीकरण के चक्कर में, और मांग बढ़ रही है, उस वजह से जो इन्फ्लेशन आएगा क्या होगा, मांग प्रेरित या मांग जनित इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो ये वाला भी आपने याद करना है। दूसरा है पूर्ति आधारित कारक। जैसे मांग आधारित कारक में मांग बढ़ने के कारण आपने बताने थे, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है लोगों के पास, या शहरीकरण बढ़ रहा है। पूर्ति आधारित यानी सप्लाई बेस्ड, कि किसी ना किसी वजह से सप्लाई बाधित हो रही है, उतना सामान पीछे से आ नहीं पा रहा जितनी डिमांड है, तो सप्लाई की वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको कहते हैं सप्लाई बेस्ड फैक्टर। ठीक है, अब देखिए, अनियमित खाद्य आपूर्ति। जैसे प्राकृतिक कारण है, बाढ़ है, सूखा है आदि के कारण खाद्य आपूर्ति अनियमित हो रही है। जहां खाद्य आपूर्ति दुर्लभ है, अनियमित है, फिक्स नहीं है, वहां कीमतों में वृद्धि हो रही है, जिसे पूर्ति आधारित स्फीति कहते हैं। जैसे कोई बाढ़ वाला इलाका या कोई ऐसा इलाका है जो काफी रिमोट इलाका है, बहुत सुनसान इलाका है, बहुत दूर इलाका है, वहां पर खाद्यान्न की चीजें वैसे उपलब्ध नहीं है जैसे नॉर्मली मार्केट्स में होती हैं। जाहिर सी बात है वहां पर चीजें महंगी मिलेंगी, और तो उस वजह से, क्योंकि वहां सप्लाई की प्रॉब्लम है, मांग ज्यादा नहीं है, डिमांड उतनी ही है, लेकिन सप्लाई की वजह से वहां पर क्या है, इन्फ्लेशन है। ठीक है, दूसरा है औद्योगिक उत्पादन में कमी। कच्चा माल, ऊर्जा की कमी, श्रमिक हड़ताल, पूंजी की अनुपलब्धता, इसके कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी आती है, जो पूर्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। यानी कच्चा माल नहीं है, एनर्जी नहीं है, बिजली की कमी है, श्रमिक हड़ताल पे चले गए, पैसा नहीं है, तो प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता, जिस वजह से सप्लाई उतनी नहीं हो पाती। तो इस वजह से अगर सप्लाई लाइन डिस्टर्ब होती है तो उसे सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। तीसरा, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी। लोग जमाखोरी भी कर लेते हैं, कुछ बड़े किसान या व्यापारी अनाज की जमाखोरी करते हैं, जिससे उनकी दुर्लभता और उनकी कीमतों में वृद्धि होती है। यानी वो मार्केट से गायब हो जाते हैं और फिर उनके रेट बढ़ने लगेंगे। तो सप्लाई कम हो गई यहां पर भी, तो सप्लाई की वजह से जो इन्फ्लेशन होगा सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन है। आयातों पर नियंत्रण। आवश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने या कमी करने से घरेलू बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति में कमी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। यानी जो कोई आवश्यक वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई चीनी है, अब हमारे मार्केट में उतनी चीनी उपलब्ध नहीं है, सरकार ने इसके आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, आप बाहर से मंगवा भी नहीं सकते, घरेलू मार्केट में कमी है, तो इस वजह से भी क्या होगा, क्योंकि प्रॉपर सप्लाई नहीं है, कम से कम जितनी चाहिए उतना तो होना चाहिए, सप्लाई नहीं है, तो सप्लाई ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, फिर ये सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन। अब ऐसे ही आपको वो कुछ उदाहरण देगा कि इस वजह से अगर इन्फ्लेशन है तो ये कौन सा वाला है, सप्लाई बेस्ड है या डिमांड बेस्ड है या ये कॉस्ट बेस्ड है। ठीक है, तीसरा है लागत आधारित कारक, यानी कॉस्ट बेस्ड फैक्टर। इसके तहत पहला आता है प्रशासित मूल्य नीति, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस पॉलिसी। ऐसी अनेक खाद्य वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमतें सरकार के द्वारा डिसाइड होती हैं, और इन वस्तुओं में भी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सरकारी क्षेत्र के द्वारा ही बनाई जाती हैं।
सरकार सरकारी क्षेत्र में हुआ नुकसान को पूरा करने के लिए समय समय पर इन वस्तुओं की कीमत बढ़ाती रहती है। यानी कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सरकार के कंट्रोल में होती है, डायरेक्ट सरकार उनको बनाती है, सरकार ही उनका जो प्राइस है वो डिसाइड करती है। समय समय पर अपने नुकसान को पूरा करने के लिए सरकार उनकी कीमतें बढ़ाती है, और जब कीमतें बढ़ाती हैं उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होगा उसे लागत जन्य स्फीति कहते हैं, कॉस्ट बेस्ड फैक्टर। ठीक है। दूसरा है खाद्य पॉलिसी या खाद्य नीति। सरकार ने खाद्य उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति को अपनाया है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस नीति के द्वारा सरकार कीमतें निर्धारित करती है जिस पर वह खाद्य उत्पाद खरीदती है। तो एक प्राइस वो पहले ही फिक्स कर लेती है और मिनिमम प्राइस फिक्स कर लेती है कि हम इस पर इसको खरीदेंगे। इससे किसानों को न्यूनतम मूल्य प्राप्त हो जाता है और उनका जोखिम तो कम हो जाता है। इस नीति का ज्यादातर जो फायदा है वो बड़े किसान उठाते हैं, जो सरकार को लगातार प्रेशराइज करते हैं, सरकार पे दबाव डालते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाओ। जैसे मान लीजिए सरकार ने कहा कि हम 100 रुपए में आपकी सारी जो दाल है उसको खरीद लेंगे, लेकिन किसानों का दबाव है कि अब आप 100 में नहीं, अब आप इसको 200 में खरीदिए। तो सरकार अगर 200 में खरीदेगी तो जाहिर सी बात है फिर जनता को डबल दाम पर बेचेगी, तो इससे मूल्य में वृद्धि होती है, यानी सरकार को वो चीज महंगी पड़ी है इसीलिए सरकार भी उसको महंगा करेगी। इस वजह से जो इन्फ्लेशन आएगा उसे लागत जन्य स्फीति कहते हैं। तो अब आपको तीनों के कॉन्सेप्ट पता चले, मांग आधारित यानी जिसमें मांग की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, दूसरा सप्लाई बेस्ड जिसमें सप्लाई की रुकावट या सप्लाई में बाधा की वजह से हो रहा है, और तीसरा कॉस्ट बेस्ड जिसमें पड़ ही महंगा रहा है, चाहे सरकार खुद बना रही हो चाहे सरकार MSP दे रही हो। ठीक है, इसको याद करेंगे। मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण के उपाय। अब हम बात करेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के उपाय। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती कैसे है अब उसको जानते हैं। ठीक है, देखिए 2 उपाय हैं मुख्य रूप से। एक है आपूर्ति पक्षीय उपाय यानी सप्लाई साइड मेजर्स, कि आप आपूर्ति को ऐसा कर दो कि जितनी भी डिमांड हो आप पूरी कर दोगे, या डिमांड साइड मेजर्स यानी आप मांग ही उत्पन्न ना होने दो। 2 ही तरीके हो सकते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के, या तो अगर डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई आप इतनी कर दो कि सारी डिमांड पूरी हो जाए, दूसरा आप डिमांड ही ना होने दो। अब देखते हैं वो कैसे होता है। पहला है आपूर्ति पक्षीय उपाय। इसके तहत सरकार तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों कदम उठा सकती है। तात्कालिक कारण क्या है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे खाने की चीजें हैं इनका सरकार आयात भी करे ताकि इनकी सप्लाई में कोई रुकावट ना हो। जमाखोरी कालाबाजारी के विरुद्ध सरकार कानून बनाए, कार्रवाई करे, स्टॉक सीमा को लागू करे और राशनिंग करे। इससे ज्यादा आप अपने पास नहीं रख सकते। तो ये है टेम्पररी सॉल्यूशन कि अगर कोई चीज की कमी हो रही है, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई नहीं है, तो आप आयात कर लो, जमाखोरों को रोक लो और राशनिंग कर दो, स्टॉक सीमा लगा दो, ये सब कर लो। लंबे समय का काम क्या है कि कृषि और औद्योगिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाए। अपनी कृषि और औद्योगिक क्षमता को ऐसा कर दो कि आपकी डिमांड जितनी भी हो मार्केट में वो सारी पूरी हो जाए। बफर स्टॉक सरकार अपने पास रखे, यानी हर चीज का एक प्रॉपर स्टॉक होना चाहिए। मूल्य स्थितीकरण निधि यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड यहां पर हो, यानी जो चीजों के दाम तेजी से बढ़ने से रोके। ठीक है, ये दीर्घकालिक और ये तात्कालिक। ठीक है, ये दोनों किस में आएंगे? सप्लाई साइड मेजर में। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सा डिमांड साइड मेजर है या सप्लाई साइड मेजर है मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने का। मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करने का दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है या दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है मांग पक्षीय उपाय, कि आप डिमांड ही ना बनने दो। कैसे? देखिए, इसके तहत अर्थव्यवस्था से तरलता सोख कर मांग को कम करके कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास होता है। तरलता यानी लिक्विडिटी, पैसे का फ्लो। तो आप मार्केट से पैसा ही गायब कर देते हो, जिससे क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो लोग खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे, जिससे मांग बनेगी नहीं तो डिमांड कम रहेगी, सप्लाई आती रहेगी, चीजों के दाम बने रहेंगे। ठीक है, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति जितनी कम होगी लोगों की क्रय शक्ति उतनी ही कम होगी। इसीलिए सरकार अंधाधुंध पैसा नहीं छापती। अगर ज्यादा पैसा छापने लगेगी तो पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा मार्केट में, और अब पैसा सबके पास है, सबके हाथ में पैसा है, तो सब सारी चीजें खरीदने का प्रयास करेंगे तो सबके दाम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए वस्तुओं और सेवाओं की मांग में उतनी ही कमी होगी जितनी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी, और वस्तु और सेवाओं की मांग कम होने से कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी। ठीक है, तो मांग आधारित या आप मांग कम कर लो या सप्लाई पूरी कर लो, 2 तरीके हैं मुद्रास्फीति के रोकने के या उसको कंट्रोल करने के। अब मांग को कम करने के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट नीतियां सरकार अपनाती हैं। 3 इंपॉर्टेंट है यहां पे, एक है मौद्रिक नीति, एक है राजकोषीय नीति और तीसरी के बारे में अभी हम यहां पे बात करेंगे।
अब देखिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के संबंध में ये पॉलिसियां अपनाई जाती हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, खासकर एक ये वाली और एक ये वाली। क्वेश्चन आता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का इनमें से कौन सा मौद्रिक उपाय नहीं है? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का इनमें से कौन सा राजकोषीय उपाय नहीं है? बहुत बार आपने ये सवाल एग्जाम में देखा होगा। तो मौद्रिक उपाय होते क्या हैं, राजकोषीय उपाय होते क्या हैं? अगर आपको वो पता है तो ही आप उस क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे। इसका बेसिक सवाल ये भी आता है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, भारत में राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, मौद्रिक नीति बनाती है आरबीआई। आरबीआई जिन जिन चीजों के माध्यम से मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का काम करती है, मार्केट को कंट्रोल करने का काम करती है, सिंपल भाषा में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करती है, उसको कहते हैं मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जैसे आरबीआई रेपो रेट, बैंक रेट, इसके माध्यम से मार्केट में पैसे को कंट्रोल करती है। तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट और बैंक रेट बढ़ा देगा। अगर ये बढ़ गए तो अब बैंक आसानी से ब्याज पे लोन नहीं दे पाएंगे, लोन ज्यादा नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली लोग लोन कम लेंगे, लोग लोन कम लेंगे, उनके हाथ में पैसा कम होगा, यानी मार्केट में पैसा कम हो गया। इसलिए ये सवाल भी आता है कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा, मार्केट में पैसा बढ़ेगा। ठीक है, रेपो रेट और बैंक रेट क्या होते हैं, ये वो रेट होते हैं जिस पर जो बैंक हैं वो आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, दोनों के दोनों। रेपो रेट कम समय के लिए और बैंक रेट लंबे समय के लिए। ठीक है, तो जब रेपो रेट, बैंक रेट बढ़ जाएंगे, आरबीआई से इन्होंने पैसा लिया है, अब पहले इन्होंने 100 रुपए लिया, उस समय बैंक रेट चल रहा था मान लीजिए 5%, तो बैंकों को 5% ब्याज देना पड़ेगा आरबीआई को। लेकिन अब आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया या रेपो रेट बढ़ा दिया, अब ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, मान लीजिए अब 6 रुपए देना पड़ेगा। तो अब ब्याज अगर ज्यादा देना पड़ेगा तो ये क्या करेंगे, लोन आगे महंगा कर देंगे, लोग लोन कम लेंगे, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है आपने। यहां पर हमने देखा कि सरकार के रेपो रेट या बैंक रेट बढ़ाने या घटाने से क्या होगा। ठीक है, मौद्रिक नीति का यह हिस्सा है। दूसरा, तरलता अवशोषण, नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, इसमें भी वृद्धि आरबीआई कर सकता है, यह भी उसकी मौद्रिक नीति का पार्ट है। सीआरआर और एसएलआर क्या होता है, सीआरआर एक वो निश्चित रेशियो या निश्चित परसेंटेज होता है पैसे का जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। मान लीजिए कोई बैंक है, उसके पास 100 रुपए हैं, ऐसा सीआरआर उस समय 4% है, तो 100 रुपए में से 4 रुपए इसको आरबीआई के पास जमा रखने होंगे रिजर्व्ड। बाकी का जो पैसा है 96, उसी को ये लोन के रूप में दे सकता है, इसको हाथ नहीं लगा सकता। तो अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ा दे तो अब इसे ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, यानी जाहिर सी बात है बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसा है। ऐसा ही एसएलआर है। एसएलआर भी क्या होता है, कुछ ऐसा अमाउंट है जो बैंकों को अपने पास रिजर्व रखना होता है, जिसको वो लोन के रूप में नहीं दे सकते। ठीक है, सीआरआर में आप केवल कैश रखते हैं आरबीआई के पास, एसएलआर में आप कोई भी चीज रख सकते हैं, सोना रख सकते हैं कुछ हिस्सा, या पैसा रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, एसएलआर बैंकों को अपने पास रखना होता है रिजर्व्ड, वो लोन में नहीं जा सकता। सीआरआर आरबीआई में रखना होता है, बस ये अंतर है। ठीक है, तो इनमें बढ़ोतरी से क्या होगा, इनमें कमी करने से क्या होगा, अब आपको पता चला। मुद्रास्फीति किससे बढ़ेगी, अगर इनके रेट कम हो जाएं, और अगर मुद्रास्फीति को कम करना है तो आरबीआई इनको थोड़ा सा बढ़ा देती है, अगर ज्यादा बढ़ा देगी तो फिर मंदी आ जाएगी। ठीक है, दूसरा कारण है या दूसरा उपाय है राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति तो आपको पता चल गया कि आरबीआई अपने तरीकों से मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है, कैसे, इन रेट्स के माध्यम से, इसको कहते हैं मौद्रिक नीति, जब आरबीआई प्रयास करे। दूसरा है राजकोषीय नीति, जो सरकार तय करती है। सरकार अलग अलग योजनाएं लाती है, टैक्स डिसाइड करती है। तो अगर सरकार मार्केट में मान लीजिए टैक्स बढ़ा दे, तो टैक्स बढ़ जाएगा तो लोगों को ज्यादा पैसा सरकार को देना पड़ेगा, तो चीज लोग अपने आप कम खरीदना शुरू कर देंगे। किसी भी चीज पर अगर टैक्स बढ़ गया तो लोग कम खरीदना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, मांग खत्म हो जाएगी, मांग खत्म, मुद्रास्फीति खत्म। तो जब सरकार अपने माध्यम से कंट्रोल करती है, चाहे वो बजट के माध्यम से करे, योजनाओं के माध्यम से करे, चाहे सब्सिडी के माध्यम से करे, चाहे वो टैक्स के माध्यम से करे, वो सब राजकोषीय नीति का हिस्सा है। तो अब अगर आपके पास सवाल आए कि इनमें से कौन सा मौद्रिक नीति का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन में दे दे रेपो रेट बढ़ाना, ब्याज दरों में कटौती, टैक्सेस में कटौती, या बजट में कोई प्रावधान, तो आपको पता है जो जो चीजें सरकार करती है वो राजकोषीय नीति का पार्ट है, जो जो आरबीआई करता है वो किसका पार्ट है, वो मौद्रिक नीति का पार्ट है। तो रेपो रेट बढ़ाना यानी मौद्रिक नीति। ठीक है,
राजकोषीय नीति सरकार बनाती है। इसके तहत गैर विकासात्मक सार्वजनिक व्ययों में कटौती की जाती है, यानी जो पैसा है, सार्वजनिक पैसा जो खर्च हो रहा है, बढ़ रहा है ज़्यादा, उसको कम कर ले सरकार, यानी इससे मार्केट में पैसा कम जाएगा। मान लीजिए सरकार कोई बिल्डिंग बनवा रही है, अब अगर सरकार अपना खर्चा कंट्रोल कर ले तो बिल्डिंग में जितने लोग काम कर रहे हैं अब कम लोग लगेंगे, यानी कम लोगों के पास पैसा जाएगा, कम लोगों के पास पैसा होगा तो मार्केट में पैसे का फ्लो कम होगा। इसके अलावा कर दरों में वृद्धि कर दे या सार्वजनिक लोन जुटाकर मांग को कंट्रोल कर ले। तो ये सारे प्रकार हैं, जब सरकार तय करेगी या सरकार कोशिश करेगी तो वो राजकोषीय, और जब आरबीआई करेगा तो वो आपका होगा मौद्रिक नीति। ठीक है, तो अब आपको पता है, अब आपने बस विकल्पों में इतना देखना है कि अगर वहां पे बजट दिया है या वहां पे रेपो रेट के बारे में दिया है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसको लेकर योजना कौन बनाता है, ये आरबीआई के कंट्रोल में है या सरकार के। ठीक है, इन दोनों के अलावा तीसरा उपाय भी है प्रशासनिक नीति। इसके तहत कीमत नीतियों के निर्धारण द्वारा मुद्रास्फीति का नियंत्रण किया जाता है, यानी सरकार प्राइस फिक्स कर दे कि आप इससे ज्यादा आप बेच ही नहीं सकते, या इससे ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इस पर ही आपको बेचना है। जैसे सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, सरकार उच्चतम कीमत निर्धारण कर दे कि ये इसका एमआरपी है, इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते चाहे कितनी भी डिमांड हो जाए। ठीक है, तो ऐसे सख्त कानून सरकार बना दे कि चाहे जितनी भी डिमांड हो, अगर आपके पास पानी की एक बोतल है जो 10 रुपए की है, खरीदने के लिए आपके पास अब 10 लोग आ गए, आपके पास एक ही बोतल है, आप चाहकर भी उसको 10 से ज्यादा नहीं बेच सकते, पर सख्ती से अगर ये लागू होगा तो ही, नहीं तो हम सभी जानते हैं कि अगर खरीदने वाले ज्यादा हैं, सामान कम है, जाहिर सी बात है वो चीज महंगे दामों पर ही मिलती है। ठीक है, तो ये थे मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के उपाय और मांग को कैसे कंट्रोल करती है सरकार और आरबीआई, हमने उसको देखा। इन सब के बीच स्वस्थ मुद्रास्फीति भी होती है। स्वस्थ मुद्रास्फीति क्या होती है, हेल्दी इन्फ्लेशन, उसकी अब हम बात करते हैं। कई बार सवाल बन जाता है कि सरकार का टारगेट क्या है या आरबीआई का टारगेट क्या है इन्फ्लेशन को कितना % रखने का। तो अब हम बात करेंगे स्वस्थ मुद्रास्फीति के बारे में। ठीक है, देखिए मुद्रास्फीति ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी, महंगाई ज्यादा बढ़ेगी तो नुकसान है अर्थव्यवस्था को, लेकिन अगर ज्यादा कम हो गई तो भी नुकसान है। तो एक अच्छी रेंज मुद्रास्फीति की होती क्या है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए आजादी के बाद कई बार अलग अलग कमेटियां बनाई गई, अलग अलग आंकड़े यहां पर आए, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1985 में एक कमेटी आती है, चक्रवर्ती कमेटी। कमेटी सिफारिश करती है 4% दर की अनुशंसा, यानी मुद्रास्फीति अगर हर साल लगभग 4% के आसपास रहे तो उसे हेल्दी मुद्रास्फीति माना जाएगा। ठीक है, बाद में 1997 में तारापुर समिति आती है जो कहती है कि 4% नहीं, 3 से 5 के बीच में, यानी 3 भी हो सकती है और अगर जरूरत पड़े तो 5 तक जा सकती है, लेकिन 3 से नीचे नहीं आनी चाहिए, 5 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये इन्होंने रेंज बताई। फिर जून 2003 के बाद सरकार महंगाई को 5% तक सीमित रखने की सामान्य नीति पर काम करती रही, यानी किसी भी कीमत पर 4 या 5% से ज्यादा की महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक मानी गई और 4 से 5 तक अगर हो तो उसे स्वस्थ मुद्रास्फीति माना गया। यह रहा 2003 के बाद से। वर्तमान कंडीशन क्या है, वर्तमान कंडीशन है कि 2015 में सरकार ने जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, संयुक्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको हेडलाइन मुद्रास्फीति मान लिया। यानी जिस मुद्रास्फीति को मैनेज करना है, मुद्रास्फीति भी अलग अलग प्रकार की होती है, इसकी अलग अलग अवधारणाएं होती हैं। कम मुद्रास्फीति में क्या होता है, ज्यादा में क्या होता है, सब हमने पढ़ा था जब हमने इसकी अवधारणाओं को पढ़ा, जिसमें इन्फ्लेशन, इसके अलावा स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन सब के बारे में जाना था। उसी में हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, मुद्रास्फीति को मापा कैसे जाता है, तो उसी में एक था संयुक्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सरकार ने 2015 में इसे हेडलाइन मुद्रास्फीति माना और आधिकारिक लक्ष्य बनाया 4%, जिसमें ±2% हो गया। यानी 2 से लेकर 6% की डेट में, अगर आज की डेट में इन्फ्लेशन रहता है तो उसे हेल्दी इन्फ्लेशन माना जाएगा। कम होने की स्थिति में 2% तक जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा 6% तक। तो 4% ही माना, लेकिन 2% ऊपर नीचे अगर होता भी है तो उसे अच्छी मुद्रास्फीति मानी जाएगी आज की डेट में। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन जाता है कि कितनी मुद्रास्फीति को अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कि मुद्रास्फीति के कारक कौन कौन से होते हैं, उपाय कौन कौन से हैं और वर्तमान में क्या परिस्थिति है, इसको लेकर कुछ सवाल हैं, उनको जानेंगे। भारत में मुद्रास्फीति के कारकों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
पहला मांग प्रेरित जनक, मान प्रेरित कारक, तो इसमें जनसंख्या वृद्धि, आय रोजगार वृद्धि, बढ़ता शहरीकरण, ये सारे मांग प्रेरित कारक में आते हैं। ये वाला आपका बिल्कुल सही है। पूर्ति आधारित कारकों में अनियमित खाद्य आपूर्ति, औद्योगिक उत्पादन में कमी, जमाखोरी आती है, ये सारे इसका हिस्सा है, ये भी सही है। लागत आधारित में प्रशासित मूल्य नीति और न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खाद्य नीति, ये इसमें आती हैं, ये भी सही है। तीनों के तीनों आपके सही हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे उत्तर होगा। तो सवाल ऐसे बन जाएगा, जैसे अगली बार आपके पास आएगा कि आय और रोजगार में वृद्धि के कारण बढ़ती हुई मुद्रास्फीति किस प्रकार की मुद्रास्फीति कहलाएगी, मांग प्रेरित, आपूर्ति आधारित या लागत आधारित। तो इस आधार पर आपके पास सवाल आते हैं। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या कदम उठाए जाते हैं। तो मौद्रिक नीति को हमने डिटेल से पढ़ा था। वो क्या करता है, रेपो रेट और बैंक दर में कमी करेगा क्या। अगर कमी करेगा यानी मार्केट में पैसा ज्यादा बढ़ेगा, बैंकों के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होगा, तो इससे तो मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, और अगर पैसा बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो ये तो नहीं होगा। CRR और SLR में कमी करेगा, ये भी गलत है। अगर इसमें भी कमी कर देगा फिर भी मार्केट में पैसा बढ़ेगा। नीतिगत दरों जैसे रेपो या बैंक रेट या CRR SLR में वृद्धि करेगा, ये वाला सही है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। इसलिए हमने मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति को विस्तार से जाना। सवाल कैसा आता है यहाँ पर हमने देखा, ये वाला इसका आंसर होगा, बाकी तीनों आपके गलत हैं। बाजार में मुद्रा आपूर्ति तरलता को बढ़ाएगा, गलत है। तरलता बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अगर कभी सरकार को लगता है कि मांग काफी कम हो गई है मार्केट में, तो सरकार या RBI मार्केट में तरलता बढ़ा देते हैं, रेपो रेट कम कर देते हैं, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए और वो चीजें खरीदना शुरू करते हैं। ठीक है। भारत में स्वस्थ मुद्रास्फीति की वर्तमान व्यवस्था के तहत आधिकारिक लक्ष्य क्या है। तो स्वस्थ मुद्रास्फीति जो है भारत में वो है 2 से 6% के मध्य। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट को सही से समझा और उन पर आधारित कुछ 1-2 क्वेश्चंस को यहां पे कवर किया, जिसके माध्यम से आपको आइडिया मिल सके कैसे क्वेश्चन इनसे आपके पास बन सकते हैं। अब बात करेंगे हमारे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक व्यापार चक्र के बारे में। व्यापार चक्र या बिजनेस साइकिल। देखिए, मंदी और उछाल के बीच आर्थिक गतिविधियों के चक्रीय उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र कहते हैं। यानी बिजनेस के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, या तो सामान ज्यादा बिक रहा होगा यानी वहां पर उछाल आया हुआ है, ये सामान कम बिक रहा होगा यानी मंदी। तो इन्हीं दोनों के बीच की उछाल से मंदी तक का सफर, फिर मंदी से उछाल तक का सफर, ये जो पूरा उतार चढ़ाव वाला होता है, इसे ही ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल कहते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट चरण होते हैं। देखिए, एक इसके अंदर मोटे तौर पे 2 चरण होते हैं। या तो मार्केट ऊपर जा रहा होगा, इसे कहते हैं ऊपरी चरण, जिसमें सुधार हो रहा होता है या समृद्धि हो रही होती है या उछाल आया होता है। दूसरा होता है निम्न चरण, लोअर चरण, जिसमें या तो सुस्ती होगी या तो मंदी होगी या वो पूरा का पूरा गर्त में जा रहा होगा, पूरा का पूरा व्यापार। तो 2 इंपॉर्टेंट चरण इसके होते हैं मोटे तौर पे। अब व्यापार चक्र की अलग अलग कंडीशन होती है। ऐसा नहीं होता है कि आज उछाल है कल सीधा सीधा आपका क्या आ जाएगा, मंदी आ जाएगा। तो इसकी कुछ अवस्थाएं हैं जहां से सवाल बनते हैं। अभी हम इसके भी MCQs जानेंगे। तो सबसे पहली अवस्था है यहां पर समृद्धि। कोई भी व्यापार है, इमेजिन कीजिए अभी वो व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, तो उच्च मांग है उसके सामान की, अधिकतम क्षमता पर उत्पादन हो रहा है, बेरोजगारी की दर कम है, उच्च विकास दर है और कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अनलिमिटेड नहीं बढ़ रही हैं, कंट्रोल तरीके से। तो उसको कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में या व्यापार में अभी समृद्धि है, बूम आया हुआ है या पीक आया हुआ है, उछाल आया हुआ है। ठीक है। कुछ समय के बाद क्या होगा, ये पूरा उछाल था, ऐसे में कुछ समय के बाद ये उछाल तो रहेगा लेकिन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं सुस्ती। मांग में धीरे धीरे कमी होने लगेगी, कीमतें और मुद्रास्फीति नीचे की ओर जाने लगेगी और बेरोजगारी में क्रमिक वृद्धि होगी। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच क्या अंतर है उसको भी हमने पिछली क्लासेस में जाना था। तो सुस्ती में क्या होता है कि जो मांग पहले तेजी से बढ़ रही थी, अब वो मांग धीरे धीरे, अभी भी बढ़ रही है लेकिन धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है। इसे कहते हैं स्लो डाउन। व्यापार में अभी धीरे धीरे सुस्ती आ रही है। कुछ समय के बाद मंदी आनी शुरू होगी, यानी जो धीरे धीरे बढ़ रहा था अब वो धीरे धीरे नीचे की ओर आने लग जाएगा। इसे कहते हैं अर्थव्यवस्था में तीसरी कंडीशन मंदी या अवसाद।
इसकी एक टेक्निकल भाषा है, टेक्निकल परिभाषा, जब अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाहियों तक ऋणात्मक जीडीपी वृद्धि दर्ज करी जाए तब कहा जाता है कि यह अर्थव्यवस्था या यह देश मंदी की चपेट में है। सरकार क्या करती है, हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। तो पहले क्वार्टर में वो जीडीपी के डाटा जारी करती है, फिर दूसरे 3 महीने का जीडीपी का डेटा जारी करती है। अगर लगातार जो ये डेटा आए हैं 3-3 महीने के, 2 क्वार्टर के, दोनों नेगेटिव में आ गए, यानी अर्थव्यवस्था मंदी में है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है मंदी की, टेक्निकल। मंदी के लक्षण अगर दिखने लग जाएं कि नेगेटिव में तो नहीं है अभी जीडीपी, लेकिन लक्षण दिख रहे हैं, जैसे ऋणात्मक विकास दर अर्जित किए बिना ही मंदी के अन्य लक्षण भी अगर दिखाई देते हैं तो उसे मंदी की अवस्था कहते हैं। मंदी के अन्य लक्षण क्या होते हैं? मंदी के लक्षण क्या होते हैं कि मांग का गंभीर अभाव हो जाए, जो मांग धीरे धीरे कम हो रही थी लगभग बंद होने के कगार पे आ जाए, निवेश जो आ रहा था इन्वेस्टमेंट वो रुकने लग जाए, बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरी जाने लगे, शेयर बाजार में गिरावट होने लगे। ये सब क्या है? ये मंदी की अवस्था के लक्षण है सारे के सारे। ठीक है, ये मंदी के सिम्टम है, लक्षण है, और इस स्थिति को कहा जाता है मंदी की अवस्था, कि मंदी आने वाली है। और लगातार 2 क्वार्टर तक अगर नेगेटिव में विकास दर रहे यानी मंदी आ चुकी है। ठीक है, मंदी आने के बाद चौथा फेज आता है गर्त। मंदी आने के बाद आर्थिक गतिविधियां अपने बिल्कुल लो पॉइंट पर पहुंच जाती हैं, जहां नीतिगत उपायों के द्वारा सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यानी शुरुआत में बूम चल रहा था, उसके बाद मांग धीरे धीरे कम होने लगी, उसके बाद स्लो डाउन आने लगा, मंदी आपको दिखने लगी वहां पर, फिर तेजी से गिरावट आने लगी, शेयर मार्केट सब चीजें गिरने लगी, और उसके बाद पूरा का पूरा व्यापार ठप हो गया। इसे कहते हैं गर्त, यानी पूरा अब कहां पहुंच गया? सबसे नीचे। यहां पर सुधार होने शुरू होते हैं, और उसके बाद फिर आता है बूम। जब सुधार होने शुरू हो जाएं, उसके बाद मांग में धीरे धीरे वृद्धि की जाती है, उत्पादन और निवेश के नए अवसरों को खोजा जाता है, जिसके बाद व्यापार दोबारा से चलने लगता है। तो यह है व्यापार साइकिल, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा बूम के बारे में, यानी उछाल, फिर आई सुस्ती, फिर आया रिसेशन, फिर आया गर्त, और फिर आता है दोबारा से पुनरुत्थान। ठीक है, तो ये व्यापार साइकिल कई बार अरेंज करने को आता है। अब हम बात करेंगे प्रमुख आर्थिक सिद्धांतों के बारे में। मंदी को लेकर के, मांग को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं जो पेपर में आते हैं, तो चलिए अब उनको जानेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है अहस्तक्षेप की नीति, जिसे लाइसेंस फेयर पॉलिसी कहा जाता है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। इसके प्रतिपादक हैं एडम स्मिथ। ठीक है, इनका सिद्धांत है कि बाजार की स्वतंत्र शक्तियां स्वतः संतुलन स्थापित करती हैं। बाजार की जो स्वतंत्र शक्तियां यानी मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, उनको आप मार्केट पर ही छोड़ दो, मार्केट अपने हिसाब से उनको कंट्रोल या उनको नियंत्रित कर लेता है। आर्थिक क्रियाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी अगर मांग बहुत ज्यादा है तो भी सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, छोड़ दो मार्केट पे, मार्केट अपने आप उसको बैलेंस कर लेगा। या सप्लाई में कोई दिक्कत है तो भी सरकार को नहीं करना चाहिए कुछ भी, मार्केट अपने आप हैंडल करेगा। तो बाजार की ये जो पावर है, डिमांड और सप्लाई का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, एडम स्मिथ कहता है अपने सिद्धांत में कि आपको अहस्तक्षेप की नीति अपनानी है, यानी आपको इंटरफेयर करना ही नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अहस्तक्षेप की नीति के तहत ही संचालित होती है। पहली क्लास में हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में डिटेल से जाना था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप की नीति पर ही बेस्ड होती है। अब आपको पता है ये सिद्धांत किसने दिया है, और ये सिद्धांत क्या है कि मांग और सप्लाई को आप बाजार पर ही छोड़ दो, वो अपने हिसाब से हैंडल करेगा। इसके बाद एक और सिद्धांत आया है जो इसी का उल्टा था। इस सिद्धांत को कहा जाता है कीन्सियन पंप प्राइमिंग। जो कीनियन पंप प्राइमिंग वाला सिद्धांत है, इसे जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिया गया, और इसी के नाम पर इसे कीन्सियन पंप प्राइमिंग सिद्धांत कहा गया। इसमें क्या है? यह कहता है कि मंदी से उबरने के लिए सरकार को हस्तक्षेप की नीति को त्याग कर आगे आना चाहिए, घाटे का बजट बनाना चाहिए, सार्वजनिक निर्माण कार्यों में निवेश कर बाजार में मांग पैदा करनी चाहिए। बेसिकली 1929 के आसपास ये सिद्धांत जॉन मेनार्ड कीन ने दिया था, क्योंकि आप जानते हैं 1927-28 के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। तो उस दौरान हुआ क्या था कि जो मांग है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। मांग खत्म हो गई तो प्रोडक्ट बनने बंद हो गए या कम हो गए, जिससे लोगों की नौकरियां जाने लगी, लोग बेरोजगार हो गए, पैसा और कम हो गया, मांग और खत्म हो गई। तब जो मेनार्ड कीन्स है वो कहते हैं कि सरकार को हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि सरकार को
पंप प्राइमिंग करना चाहिए, यानी मार्केट के अंदर पैसा डालना चाहिए, घाटे का बजट बनाना चाहिए, यानी जितनी इनकम है उससे ज़्यादा खर्च करना चाहिए, जिससे लोगों के पास पैसा जाए। लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो वो खरीदारी करेंगे, खरीदारी करेंगे तो फैक्ट्रियाँ चलेंगी, फैक्ट्रियाँ चलेंगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो उनको पैसा मिलेगा। तो सरकार को क्या करना चाहिए? मांग पैदा करनी चाहिए, ये कहा था जॉन मैनार्ड कीन्स ने। इसी को कहा जाता है पंप प्राइमिंग सिद्धांत। किसका? कीन्स का। ठीक है, इस प्रकार कीन्स ने अहस्तक्षेप नीति को त्यागने की बात की और मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को सबसे पहले दिया कि आप मार्केट को उसके हाल में छोड़ दो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मांग पैदा करने के लिए सरकार को बीच में आना चाहिए। ठीक है, 1929 में जो विश्व महामंदी आई थी उसका मुख्य कारण मांग का अभाव ही था। इसीलिए इन्होंने कहा था कि मांग ही नहीं है तो सरकार को क्या करना चाहिए? मांग को पैदा करे वहां पे। इसका क्रियान्वयन अमेरिकी राष्ट्रपति जो था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, 1933 से लेकर 1945 तक ये अमेरिका का राष्ट्रपति रहा और इसने न्यू डील कार्यक्रम उस समय चलाया और उसके तहत कीन्स के इसी सिद्धांत को इसने लागू किया जिसने आज के अमेरिका की अर्थव्यवस्था की नींव रखी वहां पे। तो ये दो सिद्धांत हमने देखे, हस्तक्षेप का सिद्धांत और दूसरा कीन्स का पंप प्राइमिंग सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सिद्धांत है डबल डिप रिसेशन। डबल डिप रिसेशन क्या होता है? ऐसी स्थिति जहां मंदी के बाद अल्पकालिक सुधार आता है किंतु अर्थव्यवस्था पुनः मंदी के चपेट में आ जाती है। यानी अर्थव्यवस्था ऐसे चल रही थी, मंदी आने लगी, उसके बाद थोड़ा सा सुधार होने लगा, हमें लगा सुधार हो रहा है, लेकिन फिर से मंदी आ गई। तो इस वाली अर्थव्यवस्था को कहते हैं डबल डिप अर्थव्यवस्था या डबल डिप रिसेशन इसको कहते हैं। जीडीपी वृद्धि का जो ग्राफ है वो डब्ल्यू आकार का हो जाता है, जैसे ये आया यहां पे, फिर ये नीचे गया, ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा सुधार हुआ। अगर आपने अच्छे सुधार किए हैं, अच्छे नीतिगत फैसले लिए हैं तो फिर ये वहां पर सुधार होने लगेगा और फिर इस तरीके से जाएगा। तो डब्ल्यू के आकार की रिकवरी यहां पर होती है इसके अंदर। ठीक है, यदि ये चक्र ज्यादा लंबा खिंचने लगे तो ये ट्रिपल डिप रिसेशन का रूप ले लेता है और यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां अर्थव्यवस्था एक गहरी और लंबी मंदी में प्रवेश कर जाती है और इससे निकलना मुश्किल होता है। यानी ऐसे मंदी, यहां पर अर्थव्यवस्था चल रही थी तो मंदी आनी शुरू हो गई, इसके बाद आपने कुछ उपाय किए तो थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन उनका ज्यादा असर नहीं हुआ, फिर वो यहां आ गई। अब अगर आपने सुधार अच्छे से किए तो ये दोबारा से यहां से रिकवर पूरा कर जाएगा, लेकिन अगर आपने सुधार नहीं किए सही से तो ये फिर यहां आएगा, फिर नीचे जाएगा। इस तरीके से ये ट्रिपल डिप रिसेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इस चंगुल से निकलना काफी मुश्किल होता है। तो ये है डबल डिप रिसेशन, जहां पर मंदी के बाद थोड़े समय के लिए सुधार होता है लेकिन वापस मंदी आ जाती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को जानेंगे व्यापार चक्र के बारे में, इन सिद्धांतों के बारे में। पहला, अर्थशास्त्र में तकनीकी मंदी की मानक परिभाषा क्या है? यानी मंदी की टेक्निकल परिभाषा क्या है वो आपने बताना है। तो जब अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाहियों तक ऋणात्मक जीडीपी वृद्धि दर्ज की जाए उसी को कहा जाता है मंदी। ठीक है, हस्तक्षेप की नीति तथा पंप प्राइमिंग के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? सीधा सवाल आता है, हस्तक्षेप की नीति किसने दी? अब आपको पता है एडम स्मिथ ने, और पंप प्राइमिंग वाला प्रतिपादक किसने किया? जॉन मैनार्ड कीन्स ने। ठीक है, 1929 की महामंदी के दौरान किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कीनियंस सिद्धांतों के आधार पर न्यू डील कार्यक्रम को लागू किया? यह किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति था। ठीक है, ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें मंदी के बाद अल्पकालिक सुधार आता है और अर्थव्यवस्था पुनः मंदी के चपेट में आकर डब्ल्यू आकार की रिकवरी बनाती है, उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें मंदी के बाद थोड़ी देर के लिए सुधार आता है और फिर से गिरावट आती है और फिर जाकर के रिकवरी होती है, इसे कहते हैं डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी यानी डबल डिप रिसेशन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। व्यापार चक्र की अवस्थाओं और आर्थिक सिद्धांतों का सही मिलान करें। सही मिलान यहां पर करना है। देखिए, उछाल या समृद्धि। उछाल या समृद्धि कब होती है? उछाल या समृद्धि यानी उच्च मांग है, अधिकतम क्षमता उत्पादन है, लो बेरोजगारी है उस समय। गर्त यानी आर्थिक गतिविधियों का बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट। पंप प्राइमिंग यानी जेम्स कीन्स का सिद्धांत कि सरकारी निवेश के द्वारा मांग को सृजित किया जाए, और हस्तक्षेप की नीति एडम स्मिथ कि बाजार को स्वतंत्र ही रहने दिया जाए। तो यहां पर चारों आपस में मिले हुए हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
तो इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन इकोनॉमिक्स की हमारी 18वीं क्लास को कवर किया और मुद्रास्फीति वाले चैप्टर को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो के अंदर हमने एमसीक्यूज भी देखे ताकि आपको बेसिक आइडिया मिले कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वहां से सवाल कैसे बनते हैं। हमने सिद्धांतों को देखा, हमने कारण को देखा, उपायों को देखा, नीतियों की बात करी, मुद्रास्फीति के प्रभाव की बात करी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।